बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान एकदम झुक गया और उसने ऐसी पसपाई ज़ाहिर की कि जिससे पीटीआई के कारकुनों के दिल ही टूट गए और उसके हामियों के भी हौसले पस्त हुए। और साथ ही ये कि परवेज़ इलाही ने इजलास के दौरान जो बातें की वकील लेकर इमरान खान को जो ज़ाती तौर पर पैगाम भिजवाया है, उसमें उसने क्या कहा है? उसमें उसने वही कहा है जो मूनुस इलाही ने कल फिर एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जून में असम्बलियाँ तोड़ें। तो गोया कि ये तो असम्बली ना तोड़ने वाली बात हुई, इसलिए है कि अगस्त में तो असम्बलियों ने वैसे ही टूट जाना है। तो जून के बाद असम्बलियाँ तोड़ने का मतलब यह है कि फिर तो सारा झगड़ा एक महीने का रह गया। यानी हुकूमत कहेगी कि हम अगस्त में तोड़ते हैं, ये कहेंगे कि नहीं हम जुलाई में तोड़ते हैं। तो अमलन तो इमरान खान को परवेज़ इलाही ने ना कर दी है। अब बाहर आकर जो कौल करार करें, जो मुकालमेबाजी करें, जो डायलॉग बोलें, मीडिया को खुश करने की कोशिश करें, जो मर्जी करें, अंदर की हकीकत ये है कि परवेज़ इलाही ने साफ कह दिया है कि जून में हमें बजट पेश कर लेने दो, जून से पहले हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। और साथ ही ये खबर मैं आपको दे दूँ कि पीटीआई के पंजाब के लोग तो सिर्फ ये एतराज़ात कर रहे हैं या एक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर असम्बली तोड़ेगी तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन केपीके के 3 बड़े लीडरों ने पीटीआई के, जिनमें वज़ीर आला महमूद खान भी शामिल है और असद कैसर भी शामिल है, कौमी असम्बली का साबिक़ स्पीकर, और परवेज़ खट्टक भी, इन तीनों ने वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान से कह दिया कि असम्बली ना तोड़ें। असम्बली तोड़ने की शक्ल में कोई गारंटी नहीं कि फिर क्या होगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और ये भी कहीं लिखा नहीं हुआ है कि हुकूमत असम्बलियाँ कौमी असम्बली भी तोड़ देगी और आम इंतखाबात करा देगी। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में हमारा क्या रिज़ल्ट होगा हम यकीन से नहीं कह सकते। और फिर ये बाकी बातें तो इमरान खान को पहले ही परवेज़ इलाही ने कन्वे कर दी हैं कि जैसे ही असम्बलियाँ टूटेंगी, 2 सूबों से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो आप पर जो तरह तरह के शेल्टर हैं, दोनों सूबों की सरकारी सहूलियात इस्तेमाल करना तो एक तरफ, जो दूसरा उससे बड़ा मसला ये है कि आपको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो ख़त्म हो जाएगा। आप पर मुकदमे चल रहे हैं, आपकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। आपके ये जो सिक्योरिटी गार्ड, सैकड़ों 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड इनकी इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इनमें 700 तो वो हैं जो पंजाब और पख्तूनख्वा के असम्बलियों के हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ लोग हैं और 150-200 आदमी उसने भेजे हुए हैं अली अमीन गंडापुर ने। तो ज़ाहिर है वो 150-200 सिक्योरिटी के आदमी जो हैं, अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी तो उनकी सिक्योरिटी भी कानूनी हवाले से नाजायज़ करार पाएगी। तो इमरान खान तो सिक्योरिटी के हवाले से निहत्ता हो जाएगा। फिर उसके पास सिर्फ वही प्रोटोकॉल थोड़ा सा बचेगा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करता है। और ज़ाहिर है एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास सैकड़ों अहलकारों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। तो ये चीज़ें हैं जिनसे इमरान खान मायूस हुआ। अब इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। परवेज़ इलाही भी ऊपर वालों से राब्ते कर रहा है और इमरान खान भी ऊपर वालों से राब्ते कर रहा है। दोनों के राब्तों का मकसद अलग अलग है। कोई यूनिफॉर्म किस्म का, यानी एक मुश्तरका किस्म की इनकी वो पॉलिसी नहीं है, बल्कि अलग अलग मकासद के तहत ये फ़ोन कर रहे हैं। मसलन परवेज़ इलाही ने इस्लामाबाद में 3 दिन के दौरान उन लोगों से इतनी मुलाकातें की कि वो लोग तंग आ गए। वो लोग कौन है आपको आपकी लम्बे है, उनको जवाब भी वाज़ेह था। खैर उससे जवाब से कतई नज़र ये परवेज़ इलाही की रिक्वेस्ट क्या थी? रिक्वेस्ट ये थी कि आसिफ ज़रदारी से कहें कि मुल्की मफाद में वो मुझे ओन कर लें। परवेज़ इलाही में इतनी ज़रूरत तो है ही नहीं कि वो मुस्लिम लीग वालों से बात कर सके। मुस्लिम लीग वालों से बात नहीं करना चाहता, वो ज़रदारी से बात करना चाहता है कि मुझे वो गोद ले लें, यानी मेरी वजारत उलिया बच जाए और इमरान खान के दबाव से मैं निकल जाऊं। तो लेकिन ज़रदारी साहब जो है वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि ये परवेज़ इलाही जो था, चंद महीने पहले इसने PDM से हुकूमती इत्तेहाद वालों से मुज़ाकरात करके वादी वईद करके हलफ लिया, दस्तखत किए और मुबारकबाद की मिठाई भी खाई, मिठाई खिलाई भी। और अगले दिन जब जनरल बाजवा का फ़ोन गया, जैसा कि मूनुस इलाही ने परसों के इंटरव्यू में कहा, तो उस फ़ोन के आने के बाद इसने फिर पासा पलट दिया। तो इतनी बड़ी अहद शिकनी, इतने बड़े धोखे के बाद ज़रदारी के दिल में, इसके लिए ये तो खैर वाज़ेह है कि ज़रदारी साहब के दिल में परवेज़ इलाही के लिए कुछ न कुछ नरम गोशा मौजूद है। मुस्लिम लीग की पोजीशन ये नहीं है, लेकिन इस नरम गोशे के बावजूद परवेज़ इलाही कैसे इतनी जल्दी से उसे हाँ कर दे। और इमरान खान की
अप्रोच किया है। इमरान खान की अप्रोच जो है उसने ओपनली भी बयान दिया है आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ साहब से, और जो पैगाम भिजवाए हैं उनका भी खुलासा ये है कि हुकूमत से कहा जाए कि वो मुझे मुज़ाकरात की दावत दे दें ताकि मेरी को फेस सेविंग हो। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर फेस सेविंग के अलावा जो उसने मुतालबा किया है वो ये है कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। इमरान खान बहुत परेशान है इन इतला से कि उसे गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो गया है, और गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हुकूमत ने तो कर लिया। अगर इसमें रुकावट आती है तो ज़ाहिर है अब बाजवा तो मौजूद नहीं है, उसकी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। अब अगर रुकावट आती है तो वो आएगी शहबाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि शहबाज शरीफ का दिल है बहुत छोटा, चिड़िया जैसा दिल है। वो पत्ता क्या कहते हैं, पत्ता खड़के तो दिल धड़के, इनका वो मामला है कि जब ये बाजवा ने शहबाज शरीफ को ये मैसेज भिजवाए इनडायरेक्ट तरीके से कि अगर बाजवा साहब को आप लोगों ने तौसीह ना दी तो वो मार्शल लगा देंगे, तो नवाज शहबाज शरीफ साहब इतना ज़्यादा सहम गए, इतने ज़्यादा इनके औसान ख़ता हुए कि ये फ़ौरन लंदन भागे। इस्तांबुल से पाकिस्तान आने के बजाय फ़ौरन लंदन भागे और जाकर यही कहा कि भाईजान वहाँ तो मार्शल लगने वाला है, खुदा के लिए तौसीह दे दो। तो नवाज शरीफ ने कहा तुम जाओ और जाकर उनसे कह दो, लगा दो मार्शल। तो तब जाकर ये सारी तब्दीली हुई, वरना शहबाज शरीफ साहब तो अब भी हुकूमत के अंदर यकसुई है। यानी हुकूमत से मुराद ये है कि मुस्लिम लीग की कैबिनेट के वज़ीर जो हैं और कैबिनेट में जो दूसरी पार्टियों के वज़ीर हैं, जरदारी, फजल रहमान, सब कहते हैं पकड़ लो इसको, क्योंकि इतने मुकदमे हैं और यानी बाकायदा ठोस शुबहत के साथ मुकदमात मौजूद है। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो इनके लिए कुछ ज़्यादा ही नरम गोशा रखते हैं। वो 3 बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं कि भाई ठीक है मुज़ाकरात के ज़रिए मसला होता है तो हम मसला हल कर लें, लेकिन वो बाकी पार्टियां आमादा नहीं हैं। तो अब इमरान खान को ये खौफ हो गया है कि ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं, और असम्बलियाँ तोड़ना उसने एक तरफ रख दिया है और ये बयान देता रहेगा। लेकिन आप देखिए इसने कैसा झुक कर बयान दिया कि अब 2 ही ऑप्शन है कि या तो हुकूमत आए और हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात करे, या फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असम्बलियाँ तोड़ देने की सूरत हाल क्या है वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी, कुछ आपके लम्बे पहले भी आ गई होगी। पूरी तफसील उसकी यही है, पार्टी के अंदर से भी और परवेज़ इलाही की तरफ से भी मुखालफत है। बल्कि परवेज़ इलाही तो जो कुछ इससे इमरान खान से कहा है वो तो सीधा साधा ना है कि अभी हम जून में असम्बलियाँ तोड़ेंगे, जून से पहले नहीं तोड़ेंगे। जून में असम्बलियाँ आप जून में तोड़नी है तो फिर ठीक है, जुलाई में भी ठीक है, फिर तो वो मसला वही हो गया। लेकिन इमरान खान को पार्टी के अंदर से भी मुज़ाहमत है, वहाँ से भी मुज़ाहमत है, ऊपर से कोई कुमक नहीं मिल रही। इसकी सारी उम्मीदें जो हैं अब वो पाकिस्तान में किसी और से नहीं, 2-3 आदमी हैं, बिंदियाल साहब हैं, मुज़ाहर साहब हैं, वो एजाज साहब हैं, 2-3-4 आदमी, वो ये समझता है कि शायद वो कोई करामत दिखाए और मुझे इधर से बचा लें, गिरफ्तारियों से बचा लें। लेकिन उनके बारे में भी ये डावाडोल हो गया कि पता नहीं पहले की तरह वो काम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि पहले तो बाजवा था। जैसा कि कहानी खुल गई कि पंजाब में ये मौजूदा हुकूमत जो है PTI की और परवेज़ इलाही की, ये बाजवा ने बनाई। और अब तो ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि वो जो ज़मीनी इंतखाबात जिनमें PTI ने जीत कर अपनी सीटें बढ़ा ली थी और जिसके बाद परवेज़ इलाही के इंतखाब आसान हो गया, तो उसमें भी बाजवा का किरदार था। और ज़ाहिर है पंजाब में उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, और जो सूबाई सतह के जो अफसर हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट वगैरह, ये सारे बाजवा साहब के कंट्रोल में थे और मर्ज़ी के नताइज लिए गए। कौमी असम्बली के भी इंतखाबात में भी जो बाद में हुए, और उससे पहले जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात हुए उसमें भी। और ये तय किया बाजवा साहब ने कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार है उसके हल्के में मुदाखलत मत करो, बाकी सीटों पर PTI को जितवाना है। ये बाजवा ने वाज़े आर्डर दिए अपने मातहतों के ज़रिए, जो भी उनके ज़राए हो सकते थे। तो इस तरह ये एक फूंक भरी गई तहरीके इंसाफ के जस्द नातवा में, और उसे फिर एक हरकुलिस बनाकर दिखाया गया कि देखो तो ये दोनों ज़मीनी इंतखाबात जीत गया। और फिर आपको अब ये भी समझ में आ गया कि जब सबके पीछे बाजवा था तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में इतनी ताख़ीर की। फ़ैसला उसने परवेज़ इलाही के हक़ में किया, लेकिन कई दिन की ताख़ीर से किया। कई दिन क्यों लगे, फौरी क्यों नहीं फ़ैसला किया? वजह ये थी कि वो इतने दिन तलाश करते रहे कोई आइन में कोई गुंजाइश पैदा की जा सके, किसी दफ़ा की तशरीह, किसी शिक की तशरीह कोई इस अंदाज से की जा सके कि ये इस तरह उस तरह और ये मिलाकर वो मिलाकर ये नतीजा निकलता है। लेकिन उन्हें कानून में कोई गुंजाइश नहीं मिली परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला देने के लिए।
चुनाचे मजबूरन आखिरी लम्हात में जब बाजवा का दबाव ज़्यादा बढ़ गया, कोई धमकी वमकी भी लगाई होगी बाजवे ने, तो उसके बाद फिर इन्होंने मजबूरन कि भाई कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है, आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो इन्होंने फिर आइन ही नए सिरे से लिख डाला और एक तरमीम गोया के आइन में कर दी कि पार्टी सरबराह नहीं बल्कि सूबाई पार्लियामेंट लीडर जिस तरह फैसला करेगा वही फैसला माना जाएगा। ये इनके अपने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुनाफी था। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि इतने दिन क्यों लगे। और फिर जब वो वफाकी हुकूमत ने इसरार किया और वकीलों ने भी मुतालबा किया, पाकिस्तान में अवामी सतह पर ये मुतालबा होने लगा कि ये केस जो है ये फुल बेंच, ये 3 रुकनी 4 रुकनी बेंच ना सुने बल्कि बड़ा बेंच सुने, तो उसको मुस्तरद करने में आपको याद होगा कि 2 दिन लग गए थे, फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं किया था। वही वजह थी कि ये परेशान थे, गोमों को थे कि क्या करें, इतना बड़ा ज़ाहिर दबाव आ रहा है तो फुल बेंच बनाएं कि नहीं बनाएं। फिर जो ऊपर से डंडा दिखाया गया कि तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, फुल बेंच नहीं बन सकता, फुल कोर्ट ये समाप्त नहीं करेगी, यही बेंच फैसला करेगा। और उन्होंने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। ये किस्सा था। अब बाजवा की सारी बेईमानी खुलकर सामने आ गई। ये भी पता चल गया है कि बाजवा आखिर दम तक सियासत करता रहा। इसने ये झूठ बोला कि हमने पिछले साल की फरवरी से सियासत में मुदाखलत बंद कर दी है, लेकिन इस झूठ में एक सच भी था जिसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा ज़्यादा। वो ये है कि फ़ौज फैसला कर चुकी थी पिछले फरवरी में ही कि हमने सियासत से दूर रहना है, लेकिन 3 साजिशी उस फैसले को तस्लीम करने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर रहे थे। 2 साजिशी तो वही हैं, फैज़ गफूर, और तीसरा ये बाजवा था। ये बात उस वक्त लोगों को पता नहीं थी, ये तो अब पता चल रही है कि बाजवा इन तीनों साजिशों में एक था और हर साजिशी के मकसद अलग अलग थे। फैज़ का मकसद था मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ, लेकिन बाजवा का मकसद था कि मुझे तोसी मिल जाए। और मैंने, आपको याद होगा कि पिछले महीने भी 2-3 मरतबा अपने व्लॉग में इस बात को दोहराया था कि बाजवा, ये पंजाब हुकूमत को बाजवा ही लाया और बाजवे का मकसद ये था कि यह एक बैलेंस रहे। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो मुझे आंखें दिखाने लगे। आंखें दिखाने से मुराद यही था कि जब मैं ये तोसी मांगूंगा तो शहबाज शरीफ इनकार कर देगा कि मैं तो नहीं देता। लेकिन जब पंजाब हुकूमत की शक्ल में परवेज़ इलाही और PTI का एक अलायंस वफाकी हुकूमत के लिए ख़तरा या परेशानी का रूप बनकर पंजाब में बैठा होगा, तो शहबाज शरीफ के भी इतने ज़्यादा हौसले नहीं होंगे। और वो बात, उसका अंदाज़ा सही निकला कि पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी तो शहबाज शरीफ कितने कमज़ोर निकले कि वो तोसी का जब उनको ये सारा ड्रामा किया गया तो वो तो झुक गए थे। बल्कि उन्होंने तो नवाज शरीफ से जाकर ये कहा कि 6 महीने नहीं 1 साल की तोसी दे दो ताकि हमारे ये सिलसिला चलता रहे और मार्शल ना लगे वगैरह वगैरह। अब नवाज शरीफ तो मामला को समझते थे, उन्होंने इनकार कर दिया और इस तरह मामला बच गया। वरना तो ये शहबाज शरीफ ने तोसी देकर मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ पहले ही कम है, इनकी अदम फ़आलियत की वजह से, इनकी सलाहियत की में कमी की वजह से, इनमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी की वजह से वो ग्राफ और गिर जाता। कि बाजवा साहब को तोसी दे दी, यानी जिस जालिम ने इमरान खान के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया, मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल दी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसी को आप दोबारा तोसी दे रहे हो। तो नवाज शरीफ ने ये एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश नाकाम बना दी। तो लेकिन ये अब ज़ाहिर बात क्लियर हो गई कि साजिश में ये 2 नहीं थे, फैज़ गफूर नहीं थे दोनों, बल्कि तीसरा बाजवा भी था। हर एक अपनी अपनी मार पर था और ये अल्लाह का फजल हुआ कि तीनों की साजिशें नाकाम हो गई। और सबसे सुनहरा काम ये हुआ कि बाजवा को जो नंगा किया है वो ख़ुद उसके ज़ेरे एहसान फैमिली ने किया है, यानी कि मूनस इलाही ने, परवेज़ इलाही ने, जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा ख़ानदान रहा है, बावजूद इसके कि पंजाब में सबसे ज़्यादा करप्शन इन्होंने की है, इस बाप बेटे ने की है। इन दोनों बाप बेटों से बड़ा डाकू पंजाब की तारीख़ में पैदा नहीं हुआ। और इनकी वफ़ादारी भी मुझे तो हमेशा से मशकूक लगी, ख़ास तौर पर जब ये मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आला बना परवेज़ इलाही, तो हर तीसरे दिन ये इंडिया पहुँच जाता था और वहाँ जाकर पाकिस्तान के दुश्मनों से जफ्फियाँ डालता था और पता नहीं क्या राज़ो रियाज करता था। तो उस फैमिली के हाथों बाजवा नंगा हो गया। और ज़ाहिर मूनस इलाही को क्या परवाह, मूनस इलाही परवेज़ इलाही ये ख्याल नहीं करते कि कौन हमारा मौसन है। अकबर बुगटी इनका मौसन था, किस तरह परवेज़ मुशर्रफ के हाथों शहीद किया। तो ये तो अपने हर मौसन को इसी तरह डसते हैं, इसी तरह डंक मारते हैं। तो बहरहाल मूनस इलाही ने इसको नंगा किया, ये कौम के लिए, मुल्क के लिए अच्छा हो गया। और मूनस इलाही ने इसको, बाजवे को नंगा करने के साथ साथ जो मैसेज दिया है इमरान खान को, वो भी बड़ा दिलचस्प था।
वो मैसेज ये था कि खान साहब हमें आपसे कोई प्यार नहीं है, हमारे लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको हम कितना कोई लीडर शीडर नहीं मानते, ना आपको समझदार मानते, ना हम आपके साथ हमारा कोई नज़रिया खैर इनका क्या होता है, कोई किसी किस्म का इत्तेहाद है नहीं, हमने पुरानी बातें नहीं भुलाई। हम अगर तुम्हारे साथ आए हैं तो ये एहसान हमने बाजवा की वजह से किया। बाजवा ने कहा तो हम मिल गए, वरना तुम क्या बेचते थे। ये इमरान खान पर मोनू सलाई ने इमरान खान को भी गोया कि बेइज्जत करके रख दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि हम तुमसे इत्तेहाद करते। हमने तो बाजवा का मुंह देखा और इत्तेहाद तुमसे किया, क्योंकि बाजवा ने हमसे कहा था। यानी एक तीर में बाजवा को भी नंगा कर दिया, इमरान के कपड़े भी उतार दिए। वही इमरान जो दूसरों की शलवारें गीली करने का बड़ा शौकीन है, उसकी अपनी शलवार मोनू सलाई ने उतार दी। तो ये एक इबरत का मुकाम है। तो अब इमरान जो मिन्नतें कर रहा है कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो, एक दिन पहले इसका डायलॉग आपको याद होगा। एक दिन पहले इसने क्या कहा था, वो पार्टी के लीडरों से बातचीत करते हुए उसमें इसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, इन चोरों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और अब उन्हीं चोरों की ये मिन्नतें कर रहा है। ये मिन्नत तरले करने का अंदाज़ है। ये उसने अल्टीमेटम देने के अंदाज में अल्टीमेटम नहीं दिया कि अगर मुज़ाकरात करो तो ठीक है, वरना फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, बल्कि उसने मिन्नत तरले के अंदाज में कहा है कि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या आप आकर हमसे मुज़ाकरात कर लें, या फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जो कि हम नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह की बात, ये लहजा, ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? ज़ाहिर है इस सिलसिला तो जब से भी शुरू हुआ, लेकिन इस सिलसिले को आखिरी उरूज तब मिला जब ये पिंडी पहुँचा और वहाँ मरी रोड पर जलसा किया, जहाँ हाजरीन की तादाद 30,000 भी नहीं हो सकी। मौलाना फजल रहमान तो खैर कहते हैं कि 10,000 भी नहीं थे, 10,000 से बहरहाल ज़्यादा थे। लेकिन इतनी मुल्कगीर सतह पर पूरा जोर लगाने के बाद इनको तो वहाँ कम से कम 20 लाख का मजमा करना चाहिए था, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जितना फ़ंड इसने वसूल किया, 4-4.5 अरब रुपए का, जो कि इसने झूठ बोला कि 14 अरब रुपए के पता नहीं 12 अरब रुपए जमा हो गए, सिर्फ 4.5 अरब जमा हुए। वो सारे के सारे इसने धरने पर और इस जलसे जुलूस पर लगा दिए। किस तरह लगा दिए? लोगों को एक सिरे से लेकर मियाँ वाली से लेकर अट्टा तक और लाहौर से लेकर खानेवाल तक, इन्होंने मुल्तान तक, इन्होंने लोगों को 1,000 रुपये के नोट दिया, नकद, एक हज़ार नकद, और साथ में सवारी, यानी बस में ले जाएंगे, वहाँ खाना भी खिलाएंगे और वहाँ तुम्हारे पेशाब वगैरह करने का बंदोबस्त भी होगा, टाफ़ियाँ भी मिलेंगी, आइसक्रीम भी मिलेगी, सोडा बोतल भी मिलेगा, और उसके अलावा ये 1,000 का नोट तुम अपनी जेब में रखो, ये बोनस है। और फिर जो खर्च अखराजात दीगर ज़राए से हुए, और जिस तरह पंजाब और पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों की सारी मशीनरी इनके लिए इस्तेमाल हुई। उसके बाद तो 20 लाख नहीं, इनको तो 50 लाख का मजमा इकट्ठा करना चाहिए था। और हुआ कितना? यानी 1 लाख भी छोड़े, 50,000 भी छोड़े, 40,000 भी छोड़े, 30,000 भी नहीं हुए। बिल्कुल ये बात, यानी हर तरफ से ये बात साबित हो गई है कि 25 से 27,000 के दरमियान लोग थे। और मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं कि 10,000 भी नहीं थे, तो शायद उसकी तशरीह यूँ की जा सकती है कि अगर 5,000 पुलिस और रेंजर वाला निकाल दिए जाएँ तो ये 25,000 भी 20,000 बन जाते हैं। और इनमें से सैनिटरी वर्कर्स निकाल दिए जाएँ और तो फिर ये मज़ीद कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से मौलाना का अंदाज़ा बहुत गलत नहीं है। यानी उन्होंने मुज़ाहिरीन की तादाद को, जलसे की तादाद को कम करने में जो मुबालगा किया है, वो मुबालगा थोड़ा कम हो जाता है। तो 20 से 25,000 के दरमियान सारी स्ट्रेंथ ये ला सका, और उस स्ट्रेंथ ने इसके हौसले तोड़े कि अवाम अब मेरे साथ पहले जिस तरह नहीं रहे। और अब तो ये राज भी खुल गया कि अवामी मकबूलियत का जो एक हवा मसनूई तरीके से खड़ा किया गया था, दूर से बड़ा वो ज़बरदस्त लगता था। ये आजकल सारी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मार्केटों के बाहर ना बड़े बड़े वो प्लास्टिक के वो मुजस्मे और दूसरी कंस्ट्रक्शन की शक्लें बनाई जाती है। दूर से देखकर यही लगता है कि यार ये बहुत ज़बरदस्त किसी ने कारीगरी की है, इंजीनियरिंग की है। लेकिन वो पता चलता है कि वो दरअसल प्लास्टिक को इस तरीके से फुलाया गया है कि उसकी ठोस सतह जो है, बाहर से जो डायमेंशन बनते हैं वो नज़र आते हैं, वो यही लगता है कि ये शायद पत्थर की इबारत है। तो हालांकि वो रबड़ की होती है, और जब उसमें से हवा निकलती है तो बात ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह ये इमरान खान का एक जाली हवा खड़ा किया मकबूलियत का। मकबूल वो है एक तबके में, लेकिन जो हवा खड़ा किया गया वो झूठा था, वो मुबालगे पर मबनी था। अब मोनू सलाई के बाद से जो बात खुली है, तो ये बात अभी मज़ीद खुलेगी कि सिर्फ पंजाब में इसकी हुकूमत ही मुसल्लत नहीं की गई, बल्कि
मीडिया को भी मैनेज किया गया और मजिस्ट्रेट हजरात के ज़रिए इलेक्शन के नताइज में धांधली भी की गई। और इलेक्शन नताइज में धांधली का मकसद ये बताना था कि इमरान खान अब इतना पॉपुलर हो गया है कि वो किसी सीट से एक आध सीट को छोड़कर हार ही नहीं सकता। ये एक तस्वर बनाया गया जो बिल्कुल कामयाबी के साथ बना भी, बहुत सारे लोग उसके लपेट में आ गए। लेकिन अब पता चल रहा है कि उसमें भी धांधली की गई और मजिस्ट्रेट हजरात के ज़रिए और जूनियर अमले के जो भी ज़ाहिर वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होते, उनके ज़रिए ये धांधली की गई और इलेक्शन रिज़ल्ट पहले से ही तय थे। वरना इलेक्शन रिज़ल्ट इस तरह के नहीं आ सकते थे जिस तरह के इन ज़िमनी इंतखाबात में आए। और आप देख लीजिए कि बाजवा गया और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए तो वहाँ इमरान खान की पार्टी जो थी तीसरे नंबर पर आई। पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी, दूसरे पर मुस्लिम लीग और तीसरे नंबर पर पीटीआई आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। वही आज़ाद कश्मीर जहां इसको क्लीन स्वीप करवाया था बाजवे ने और फैज़ ने। तो अब इमरान खान झुक रहा है, तो झुक कर उसका गुरूर टूट गया है। उसके गुरूर टूटने की वजह से जिस तरह वो गिड़गिड़ा कर उसने अपील की है, पीटीआई के जो स्टांच वर्कर था वो तो ये सोच रहा था कि इमरान खान अब आज या कल में डेट देगा कि हमने 7 या 10 या 11 तारीख को असम्बली तोड़ देनी है। अब ये झूठ फैला रहे हैं एक अपने वर्कर्स को मुतमईन रखने के लिए कि दरअसल परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की समरी पर साइन करके इमरान खान की जेब में वो कागज़ डाल दिया। ये झूठ है और ऐसा कोई चक्कर नहीं है। परवेज़ इलाही हो या कोई और वज़ीर हो, इस तरह एडवांस में असम्बली तोड़ने की समरी पर वो दस्तखत करके इमरान खान की जेब में नहीं डाल सकता। तो नाज़रीन, इबरत की जगह है इमरान खान के नाम से जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया था, वो खिलवाड़ अब अपनी ज़ात में खिलवाड़ बनता जा रहा है। बाजवा भी नंगा हो रहा है, बाजवा ने भी मज़ीद नंगे होना है। बाजवा के करप्शन की जो दास्तान है, जो लोग सुना रहे हैं, मेरे पास इस वक्त कोई उनके हवाले नहीं है, लेकिन जो लोगों से मैंने सुना है वो ये बता रहे हैं कि इसने अरबों रुपए की नहीं, इसने खरबों रुपए की करप्शन की है। और ज़ाहिर है जब आसिम बाजवा जैसा जूनियर जनरल इसके मुकाबले का कोई 70-80 अरब रुपए की करप्शन उसने की, तो ये तो उससे डबल सीनियर था। ये तो ज़ाहिर है इसने तो खरबों में की होगी, लेकिन ये अभी चीज़ें आनी है, अभी आई नहीं है। अभी सिर्फ वो जो होता है ना सरगोशियों की फ़ज़ा में ये बातें कही जाती हैं, फिर एक दिन वो अचानक वो दस्तावेज़ात सामने आ जाती हैं। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पर जो लोग हवाले दे रहे हैं वो कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल किस्म के जो मंसूबे हैं उनके हवाले दे रहे हैं कि उनमें इस तरह फ़राह में 4 खरब खाया गया, फ़राह में 50 खरब खाया गया और ये बाजवा साहब थे। इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब पाकिस्तान की दिफा को कमान नहीं कर रहे थे, बल्कि ये 6 साल उन्होंने धंधा करते हुए गुजारे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।